हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 मई और आज की इस वीडियो में हम 21 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड निकला है, इसका नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया है A76। अब सबसे पहले आप ग्लोब में यदि देखेंगे तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप की लोकेशन। सवाल में क्या लिखा है कि इसी अंटार्कटिका महाद्वीप से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड निकला है। तो आप सभी जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि ग्लोब में नीचे की तरफ मतलब कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ स्थित है और ये पूरे ही समय बर्फ से ढकी हुई होती है। और यहाँ जो ग्लेशियर है, मतलब आप यदि ये वाला लोकेशन देखेंगे, वेडल सी दिख रहा है आप लोगों को। चलिए इसे मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये है वेडल सी और ये जो आप देख रहे हैं रोन आइस सेल्फ, इसी का एक हिस्सा है जो कि यहाँ से टूट करके अलग हो गया है। इसे नाम दिया गया है जो कि अभी मैंने बताया है A76 और ये अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो कि यहाँ से टूट कर निकला है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और ये अभी तक टूटा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जिसकी जो लंबाई है 170 किलोमीटर है। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा है। और चौड़ाई इसकी रही है 25 किलोमीटर तक की। और आइसबर्ग में वेडल सागर पर ये तैर रहा था। वेडल सागर की लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा ही दी है जहाँ ये तैर रहा था। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब कि ये जो हिमखंड टूटा है इसका समुद्र तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी जानते ही हैं ये टूटा है, पिघलेगा तो इससे क्या होगा, समुद्र जल का स्तर बढ़ेगा। अच्छा, इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, इसे पृथ्वी पर तो आने देती है लेकिन ये पूरी मात्रा में लौट कर नहीं जाती, इसे कुछ मात्रा में रोका जाता है। और ये जो कुछ मात्रा इसकी रुकी हुई होती है, इसी से तो हम मतलब कि हमें इसी से एनर्जी मिलती है। जो किसान कृषि करते हैं उन फसलों को धूप प्रॉपर मिल पाती है। और यदि ये पूरी ही अंतरिक्ष में लौट जाएगी तब तो हम ठंड के मारे मर ही जाएंगे, हमें सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा? तो ये एक लिमिट मात्रा में इसका रहना भी आवश्यक है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण इसकी जो मात्रा है ये बढ़ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। और इसी से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का जन्म होता है। और जलवायु परिवर्तन की समस्या का मेन कारण देखा जाए तो यही है। इससे ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र जल का स्तर है बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, शहर हैं, ये समुद्र में समा सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंजेस की समस्या ये दुनिया के सामने एक चुनौती बनी हुई है। और इसलिए भी हाल ही में जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है, इसके द्वारा क्लाइमेट चेंजेस की समस्या के लिए एक कानून पारित किया गया है और इस पर कानून लाने वाला ये विश्व का पहला देश भी बना था। इसके अलावा क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महामारी अधिनियम 2000 के तहत ब्लैक फंगस, जो कि चर्चे का विषय बना हुआ है, इसे संपूर्ण राज्य में महामारी और अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब ये अधिसूचित रोग ये होते क्या हैं? तो यह वह बीमारी है जिसके होने की सूचना कानूनी तौर पर सरकार को देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एड्स, डेंगू, ये सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। और क्या हो यदि किसी बीमारी को अधिसूचित की कैटेगरी में रखा जाए? तो ऐसा तब हो जब किसी राज्य में किसी बीमारी को अधिसूचित की कैटेगरी में रखा गया है तो उस राज्य के जो डॉक्टर हैं इन्हें अपने मरीजों में ये बीमारी होने की सूचना जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है, ताकि वह जो अधिकारी है इसके लिए प्रारंभिक चेतावनी जारी कर सके और इसके प्रसारण को रोकने में मदद कर सके। तो हाल ही में ब्लैक फंगस चर्चा का विषय बना हुआ है। ये है क्या? तो ये एक फंगल डिसीज़ है जो कि एक म्यूकोर माइकोसिस नाम का फंगल है। अधिकतर उन लोगों को हो रहा है जो कि पहले से किसी बीमारी के शिकार हैं और ये सबसे ज़्यादा आंखों को इफेक्ट डाल रही है। और ऐसे लोग जो कि कोविड से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये बीमारी उन्हीं मरीजों में देखने को मिल रही है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी के लिए मतलब कि इस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट ये मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। इसके अलावा हाल ही में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने तो ये भी घोषणा की है कि यदि राज्य में किसी भी व्यक्ति को ब्लैक फंगस की बीमारी होती है तब राज्य सरकार इसका मुफ्त में इलाज करेगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र,
इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केवलादेव, रणथंभौर, ये सभी। राजस्थान का हृदय ये कहलाता है अजमेर। ब्रह्मा जी का मतलब कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये राजस्थान में स्थित है, पुष्कर में। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, जबकि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये बिहार है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक न्यू बिग 5 की लिस्ट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किन 2 जानवरों को जगह मिली है? तो न्यू बिग 5 की लिस्ट में हाल ही में काजीरंगा के हाथी और बाघ, इन दोनों जानवरों को शामिल किया गया है। यह जो टर्म लिखा हुआ है न्यू बिग 5, ये है क्या? तो एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस है कि दुनिया के वन्य जीवों के सामने आने वाले जो संकट है, कैसे संकट है, उनके रहवास को लेकर के संकट, मानव और वन्य जीवों में कभी कभी संघर्ष देखने को मिलता है, इनका अवैध शिकार कर लिया जाता है और व्यापार भी किया जाता है। तो इन संकटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है न्यू बिग 5, जहां 1 लाख प्रजातियों में कुल 5 का चुनाव किया जाता है जो कि संकटों से गुजर रही है। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास ही 18 हाथियों की मौत हुई थी। किसके कारण हुई थी? बिजली गिरने की वजह से। तो इसी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किसे शामिल किया गया है? हाथी और बाघ को। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 5 का चुनाव किया जाता है, 1 लाख में 5 का चुनाव। तो 2 तो हो गए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से, 3 अन्य कौन है? गौरिल्ला, ध्रुवी भालू और शेर। अगला क्वेश्चन है, मोक्टर ओने को पुनः किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो मोक्टर ओने हैं ये भी हाल ही में दोबारा से माली के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। माली जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी करेंसी है बामाको और करेंसी है, कैपिटल है बामाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, साथ ही ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। यदि आप देखेंगे तो ये आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन और यहाँ से आ रही है इक्वेटर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर ये आकर के मिलते हैं? तो ये मिलते हैं गल्फ ऑफ गिनी में। ये जो आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया लेक। इसी विक्टोरिया लेक से उद्गम होता है विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, और ये अंत में जाकर के कहाँ मिल जाती है? मेडिटेरियन सी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को पहली बार मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड, जिसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबल कहा जाता है, जैसे कि मैथ्स के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ दिए किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को। वैसे ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबल कहा जाता है मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड को, जिससे पहली बार सम्मानित किए गए हैं भारतीय मूल के शंकर बाला सुब्रमण्यम। और यह जो पुरस्कार है ये शंकर बाला सुब्रमण्यम के साथ डेविड क्लेनरमैन को DNA की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, ये जो टर्म लिखा हुआ है DNA, इससे रिलेटेड यदि मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बताऊं, ये DNA पाया कहाँ जाता है? तो देखिए, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा जो शरीर है ये कई हजार लाखों कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर के बना है। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तब ये क्या बनाती हैं? तब ये उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक जिसे आप टिश्यू कहते हैं। अब जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब ये क्या बनाते हैं? ये ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। अब जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तब ये क्या बनाते हैं? तब ये शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये तो है इसका प्रोसेस। मतलब आप बेसिक यूनिट कह सकते हैं कि मानव शरीर के निर्माण की जो मूलभूत इकाई है ये क्या है? ये सेल्स ही होते हैं। तो सेल्स में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया और केंद्रक हो गया। तो यहाँ मैं केंद्रक के बारे में ही बताना चाह रही हूँ। केंद्रक जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, तो इसी न्यूक्लियस में पाया जाता है ये DNA। DNA यानी कि डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये कैसे पाया जाएगा? तो ये जो केंद्रक है इसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसे आप गुणसूत्र कहते हैं, ये जोड़ी में पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। जोड़ी में 23, और यदि कहा जाए तो कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और देखिए, यही जो क्रोमोसोम है जो कि जोड़ियों में पाया जाता है, इसे यदि आप खींचेंगे मतलब कि कुछ इस तरह से, तो ये तो होगा DNA। इसे भी यदि आप और ज़्यादा खींचेंगे कुछ इस तरह से, तब ये जो बनता है इसे क्या कहते हैं? यही कहलाता है जीन। तो DNA के फील्ड में इन्होंने मतलब कि शंकर बाला सुब्रमण्यम ने
जो बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसके लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। पहली बार यह जो पुरस्कार है ये 2004 में WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका आविष्कार करने वाले सर टिम बर्नर्स-ली, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार हर 2 साल के अंतराल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन का निर्माण करने वाली दवा कंपनी कौन बनी है? तो भारत में जॉनसन एंड जॉनसन जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसका निर्माण करेगी बायोलॉजिकल ई। अब इसे आप समझेंगे कि भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये कहाँ स्थित है? पुणे में। ये एस्ट्राजेनेका के द्वारा भारत में एक कोरोना वैक्सीन डेवलप कर रही है जिसका नाम क्या है? कोविशील्ड। और यदि हम बात करें भारत बायोटेक की, तो ये पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन डेवलप कर रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन। और डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी मिली है, आप सभी जानते हैं। तो रशिया की ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ये भारत में डॉक्टर रेड्डीज़ के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। और ये जो अब नई वैक्सीन है, मतलब कि अभी मंजूरी मिली है इसे, जॉनसन एंड जॉनसन, इसे भारत में डेवलप किया जाएगा बायोलॉजिकल ई के द्वारा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो भारत में अभी भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां कोरोना की वैक्सीन ये नहीं पहुंच पा रही है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाने के कारण, मतलब वो लगवाना तो चाहते हैं वैक्सीन, लेकिन उनके एरिया में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वे वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं। और इसी के लिए ये योजना लाई गई है जिसके तहत ये जो बायोलॉजिकल ई है, ये बायोलॉजिकल ई है क्या? तो ये एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्थापना हुई थी 1953 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। तो ये जो बायोलॉजिकल इंडिया है ये एक साल में भारत को 600 मिलियन जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का उत्पादन करके देगी। इस वैक्सीन का तो उत्पादन करेगी ही, साथ ही साथ ये अपनी वैक्सीन भी तैयार करेगी। हालांकि दोनों की यूनिटें ये अलग अलग होंगी। साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के उत्पादन में अमेरिका के द्वारा ये वित्त पोषित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला निजी डिजिटल कोड यानी कि दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल कोड किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे डेवलप किया है ज्यूपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी ने। ये है क्या? तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जो केसेस हैं, दुनिया ही नहीं, मान लीजिए आप भारत का ही एग्जाम्पल लेंगे तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या जो भी निचली अदालतें होती हैं, यहाँ इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं कि सॉल्व होते होते कई सालों लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब इस फैसले की सुनवाई होती है या जब इसका रिजल्ट आता है तब वह व्यक्ति तब तक मर चुका होता है। मतलब कि इतना स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण मतलब न्यायाधीश भी कम है, केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो न्याय प्रणाली पर जो बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसी भी समस्या देखने को मिली है कि कई लोग जो न्याय की प्रक्रिया है इस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि हम न्याय कैसे ले सकते हैं, अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। ये बेसिक सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। और विश्व न्याय परियोजना इसके अध्ययन के अनुसार दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 5 बिलियन है। तो ऐसे में ये जो ज्यूपिटर्स है, ज्यूपिटर्स का नया डिजिटल कोड, ये दुनिया का पहला एंड टू एंड डिजिटल न्याय वितरण प्लेटफॉर्म है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जिस व्यक्ति का केस है, मान लीजिए इसमें पक्ष विपक्ष दोनों हैं, तो इस विवाद में शामिल जितने भी लोग हैं, मतलब कि सभी प्रतिभागियों को ये एक ऑनलाइन और सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि ये केस फाइलिंग से लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर निपटान करने तक का कार्य किया जाएगा। और इस तरह का ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड बी डे। तो ये मनाया जाता है 20 मई को। इस बार ये जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अगला क्वेश्चन है, MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन भुल्लर। इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है ब्रेंडन वेरा को। ब्रेंडन वेरा को हरा करके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसे मैंने आज दूसरे फॉर्मेट में सेट किया है। इंडियन रेलवे द्वारा किस 6000वें स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा हाल ही में झारखंड का जो हजारीबाग है, यहाँ 6000वें स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है। और यदि देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है ये 2016 से की गई थी। मुंबई में पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन, इसकी सुविधा शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल का मिदानपुर ये था 5000वां रेलवे स्टेशन, और अब बन गया है हजारीबाग, जो कि वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन बना है। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो भारत की जो पहली किसान रेल है ये महाराष्ट्र के जो नासिक है, नासिक के देवलाली से लेकर के
बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। जबकि यदि हम बात करें कि हाल ही में भारत की जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, ये कहाँ से चलाई गई थी, तो ये विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई थी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर असम था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर किया है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।